और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही। गुलमर्ग में बर्फानी तूफान आया है। बर्फानी तोदे गिरने से 2 अफराद की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बर्फानी तोदे गिरने से 2 अफराद की मौत हो गई है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। गुलमर्ग में बर्फानी तूफान के आने की खबर है, जिसकी वजह से बर्फानी तोदा गिरने से 2 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फानी तूफान आया है। बर्फानी तोदे गिरने से 2 अफराद की हलाकत हुई है, मौत हुई है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे गुलमर्ग का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा जुड़ रहे। मुनीर, बताइएगा इस हवाले से क्या कुछ अपडेट? 2 अफराद की अब तक बताया जा रहा है कि मौत हुई है। जी सना, अभी भी ये खबर आई है कि जो आर्मी के पोर्टर होते हैं जी, तो अभी वो जो बॉर्डर पे सामान ले जाते हैं, कि अभी बताया जा रहा है कि बर्फानी तूफान आया, वहाँ पे बर्फानी तोदा गिरा है और उसके जद में 2 पोर्टर आ चुके हैं, उनकी मौत वाक़ई हो चुकी है। और अभी ये खबर मौसूल है कि उनको गुलमर्ग पुलिस स्टेशन लाया गया है, तो वहाँ से उनको फिर पोस्टमार्टम करने के लिए या मजीद जो तहकीकात होती है उनको टंगमर्ग लाया जाएगा। अभी उनका नाम भी अभी ये मौसूल नहीं हो पाया है कि उनका नाम क्या है, तो अभी तहकीकात जारी है उस हवाले से। तो अलबत्ता 2 अफराद की उसमें उसके जद में आ गया और उनकी मौत वाक़ई हो गई है। जी सुना, तो मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा। 2 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। तफसीलात का इंतजार है। शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। उन्हें पुलिस लाइन लाया जा रहा है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए मुनीर हुसैन, इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर गुलमर्ग में बर्फानी तूफान आया है, जिसकी जद में 2 अफराद की मौत हुई है और इन दोनों अफराद को पुलिस लाइन लाने की तैयारी भी की जा रही है। जैसा कि हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, बर्फानी तोदा गिरने से 2 अफराद की मौत हुई है। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर शिवसेना और एनसीपी के बीच बातचीत हुई। उद्धव ठाकरे ने एनसीपी चीफ शरद पवार से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। दोनों के बीच तकरीबन 50 मिनट बात हुई है। माना जाता है कि दोनों लीडरों के बीच काबीना की इम्कानी बनावट, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, किसानों के मसाइल समेत दिगर मौजूआत पर बातचीत हुई है। तो काफी अहम ये मीटिंग थी। इस मीटिंग पर सुबह से ही सभी की निगाहें टिकी हुई थी। अब ये मीटिंग खत्म हो गई है। इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस मीटिंग में एनसीपी की तरफ से शिवसेना के सामने कोई शर्तें, जिस तरह से पहले से खबरें आ रही हैं कि रखी जानी थी, वो शर्तें शरद पवार की तरफ से शिवसेना के सामने रखी गई हैं। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ताल्लुक से भी कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में बातचीत हुई है। किसानों के मसाइल समेत दिगर मौजूआत पर बातचीत हुई है। वहीं अगर बात कांग्रेस की कर लें तो कांग्रेस की मीटिंग आज दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडरों से होने वाली है। उन्हें तलब किया गया है सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर जब मीटिंग में शिरकत करेंगे, उस मीटिंग के बाद क्या कुछ लाहेअमल मुरतब करती है कांग्रेस। वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे की काफी अहम मीटिंग हुई है। इस मुलाकात पर नजर बनाए हुए थे हमारे नुमाइंदे अमित राय। अमित से जानने की कोशिश करेंगे इस मुलाकात की क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई। अमित, देखिए, इस मुलाकात में जो दोनों ने जो एक मुद्दे को समर्थन दिया है, वो ये मुद्दा जो हमारे सूत्र बता किसानों का मुद्दा, क्योंकि किसानों की कर्ज माफी को लेकर लगातार सवालिया निशान महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है। शिवसेना जब सत्ता में भी थी बीजेपी के साथ, वो किसानों के मुद्दे को लेकर कई बार आक्रामक हुई और बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। तो जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी कर्ज माफी का मुद्दा जो है अभी भी अधर में लटका हुआ है। तो उद्धव ठाकरे बार बार ये कहते आ रहे हैं कि हम जो है कर्ज माफी नहीं करेंगे, कर्ज मुक्ति कर देंगे। तो इस पूरे मुद्दे पे लेकर, किसानों के मुद्दे पे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों एक साथ चलेगी। इस मुद्दे पे जो है सहमति जताई गई बैठक में, जो हमारे सूत्र बता रहे। उसके अलावा किस तरह का पोर्टफोलियो होगा, कौन सा किसको मंत्रालय मिलेगा, उन सारी चीजों पे जो है चर्चा हुई। और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है बनाकर किस तरह से 5 साल जो है सरकार चलेगी अगर बनती है, और कौन कौन से मुद्दे को लेकर हम सभी पार्टियां जो है एक साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमने देखा था कि बीजेपी शिवसेना सरकार के बीच जो है कई सारे मुद्दे को लेकर आपसी क्लैश जो है लगातार बढ़ गया था और शिवसेना सत्ता में होते हुए भी बीजेपी को जो है हर बार जो है आड़े हाथों ले रही थी।
तो ये चीजें, ये परिस्थिति जो है वो इस बार जो बनने वाली सत्ता में ना घटे, इसके लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो बनाया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा था 24 तारीख को जब निर्णय आया था, उसके बाद से जब भी ये अटकलें लगाई गई कि एनसीपी और शिवसेना सरकार बनाई, तब तो हमने देखा कि संजय राउत ने जाकर जो है शरद पवार से लगभग 3 से 4 बार मुलाकात की, लेकिन अभी तक इस पूरे मसले को लेकर उद्धव ठाकरे की मुलाकात नहीं हुई थी। तो नतीजे आने के बाद ये पहली मुलाकात है उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच। और अमित, शिवसेना पत्ते नहीं खोल रही लेकिन ग्राउंड तैयार कर रही है। वहीं शिवसेना ने जो गेंद जो है कांग्रेस के पाले में डाल दी है। कांग्रेस का फैसला आने के बाद ही एनसीपी की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा। ग्राउंड तो तैयार कर रही है लेकिन एनसीपी अपनी तरफ से वाजे नहीं कर रही है कि वो आगे आने वाले दिनों में या कुछ घंटों में क्या कुछ वो फैसले लेगी। देखिए, ये जुड़ाव अभी तक हुआ नहीं है। गठबंधन जो है बीजेपी शिवसेना साथ में थी, लेकिन एनसीपी का जो गठबंधन है वो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस साथ बना हुआ है। तो जब गठबंधन में दो पार्टियां आपस में है, तो पहले कांग्रेस एनसीपी आपस में तय कर ले कि उन्हें शिवसेना के साथ जाना है या नहीं जाना है। तो उनकी आपसी सहमति होने के बाद कांग्रेस ने भी कहा कि हम एनसीपी की सहमति के बाद ही आगे बढ़ेंगे। एनसीपी भी यही कह रही है कि हम कांग्रेस की सहमति के बाद ही आगे बढ़ेंगे। जब दोनों में सहमति हो जाएगी, उसके बाद वो जवाब देंगे उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को, कि हम आपके साथ हैं या नहीं है तो किन मुद्दों पे है। क्योंकि ये जो लड़ाई थी बीच में, जो अभी तक ये पेच अटका हुआ है, वो विचारधारा की लड़ाई है कि शिवसेना जो है हिंदुत्व के मुद्दे पे चलती है और एनसीपी और कांग्रेस, जिनका जो वोटिंग बैंक अगर कहा जाए तो वोट बैंक जो है मुस्लिम वोट बैंक उनके लिए बहुत ही मायने रखता है। और दूसरा बात है उत्तर भारतीय वोट बैंक। तो कहीं न कहीं इस हिंदुत्व की राजनीति में वो अपना वोट बैंक न खो बैठे, इसके लिए जो है ये सारी जो कवायद जो है की जा रही है। क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा साफ तौर पे ये कह रहा है कि जिस तरह से हमने सपा और बसपा को जो है उत्तर प्रदेश में जो है समर्थन दिया था, लेकिन उसके बाद जो है कांग्रेस की जमीन बिल्कुल खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में और अब कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने में लगी है। तो कहीं ना कहीं हम हिंदुत्व के मुद्दे पे जो है शिवसेना को समर्थन दे रहे हैं। कहीं ऐसा हाल ना हो कि एनसीपी और शिवसेना अपने पैर जमा ले और कांग्रेस जो है महाराष्ट्र के बीच पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। इन चीजों को लेकर लगातार कवायद जारी है, बैठकों का दौर जारी है। अब 4 बजे की बैठक से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी, अब देखना ये होगा कि 4 बजे जो मीटिंग तलब की गई महाराष्ट्र कांग्रेस लीडरों की मुंबई में, माफ कीजिएगा दिल्ली में, उस मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि एनसीपी उस फैसले का इंतजार कर रही, कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रही। बेहद शुक्रिया अमित रॉय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद बातचीत करने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। मुस्ताफी मरकजी वजीर अरविंद सावंत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजूहात बताई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी का इत्तेहाद खत्म हो चुका है, इसी वजह से अब अखलाकन वजारत में रहना मुनासिब नहीं मालूम होता। आज आप जानते हो कि 30 मई को मैंने इस देश के मंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। उसके बाद में मैंने 6 महीना जो पदभार संभाला, वो भारी उद्योग और लोक उद्यम का जो पदभार मैं संभाल रहा था। दरमियान महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, गठबंधन में चुनाव हुए, जनादेश मिला, फिर भी उसके लोकसभा चुनाव के पहले आप जानते हो कि आदरणीय उद्धव साहब ने गठबंधन टूटने की बात की थी। तो माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय उद्धव जी से मिले थे और उनमें एक सामंजस्य हुआ था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 50% सीटों का बंटवारा होगा और जो उसके बाद में परिणाम आएंगे तो जब सरकार बनेगी तो सरकार में मुख्यमंत्री पद के सहित हर पद का 50% बंटवारा होगा। हालांकि इस बात को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नकारा और भी एक गंभीर बात हुई कि उन्होंने कहा कि ऐसा कभी तय ही नहीं हुआ। इससे हमारे पक्ष प्रमुख के ऊपर एक अलग सा विश्वास निर्माण जो बात होती है दोनों में, सामंजस्य की, विश्वास की, मित्रता की, उसको ठेस पहुंचाने वाली बात हुई। और ठाकरे परिवार आप जानते हो जो जवान देते हैं तो 100% उस जवान को संभालते हैं। अब जब करार मदार हुआ तो उसको संभाला नहीं, उससे वातावरण खराब हुआ और आज हमारा गठबंधन वहां नहीं रहा और अब नई सरकार बनने जा रही है। ऐसे वातावरण में मैं यहाँ ये कारोबार करूं, ये उचित नहीं लगता।
नैतिकता से भी सही नहीं लगता। इसलिए मैंने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पास मेरा इस्तीफा, मेरा त्याग पत्र सौंप दिया है। आगे बढ़ेंगे। जेएनयू तलबा हॉस्टल फीस में इजाफे और ड्रेस कोड के मामले पर उन्होंने एहतजाज किया। मुश्तइल तलबा को रोकने के लिए पुलिस ने तलबा को हिरासत में भी लिया। आपको बता दें कि तलबा हॉस्टल फीस में इजाफे के ताल्लुक से 15 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। उसने दे दिया, तोड़ दिया, लात मारा उसको। जेएनयू विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ मौजूद है। छात्रों पर संतुलन रखने की कोशिश की जा रही है। छात्रों ने परिसर के अंदर दाखिला लेने की कोशिश की, जहाँ उसके बाद पुलिस के साथ हाथापाई हुई और पुलिस को छात्रों को डिटेन करना पड़ा। बात करने चाहेंगे लोगों से, आप क्या कहना चाहते हैं आज जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बारे में? देखिए, आज जो प्रोटेस्ट हुआ है ये प्रोटेस्ट कुछ दिनों से चल रहा है, आज पहली बार नहीं है। क्योंकि छात्रों का जो मांगे हैं कि हम लोग जेएनयू एक अलग एनवायरनमेंट है, यहाँ पे दुनिया के, इंडिया के हर कोने से गरीब बच्चे आते हैं, यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि जेएनयू इस स्पेशलिटी के लिए माने जाते हैं कि यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं और ये एक डाइवर्स इंस्टीट्यूट है। तो अगर इस तरीके से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे के साथ इस तरीके से पैसा बढ़ाएगा, जैसे हॉस्टल फीस जो है तो वो मतलब काफ़ी हम मोर देन 100% बढ़ा दिया है। तो लगभग एक बच्चों को हर महीने अभी 7-8 हज़ार से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस। तो या हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि छात्रों में आक्रोश दिखने को मिला। सुबह काफ़ी संख्या में आप लोग यहाँ एकजुट थे, कैसे अब समस्या का समाधान होगा? देखिए, जैसे कि जेएनयू में हम सभी छात्र इस मुद्दे पे एक हो चुके हैं, क्योंकि ये फ़ी हाइक है और हॉस्टल मैनुअल ड्राफ्ट है, क्योंकि सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जेएनयू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर लोग को मतलब एक कम से कम राशि में सभी लोगों को शिक्षा दी जाती है। अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो हम लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इवन हम खुद भी इस फ़ी हाइक को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सारा छात्र संगठन एक होकर इस मुद्दे को कम करने के लिए लगातार पिछले कुछ दिनों से ये इसको कम करने की मांग कर रहा है। और शायद प्रोटेस्ट इसी वजह से आज सुबह देखने को मिला। पुलिस वालों ने डिटेन कर लिया है छात्रों को, शायद छोड़ दिया जाएगा। आगे क्या स्टेप रहेगा? आगे यही स्टेप रहेगा कि हमें तो आज वाइस प्रेसिडेंट से मिलना था, जिन्हें बाहर सुबह ही दूसरे रास्ते से निकाल दिया गया। अभी और लोग प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि उन्हें वीसी से बात करनी है, जो कि अभी कन्वोकेशन चल रहा है, तो वो अंदर ही हैं। और तब तक प्रोटेस्ट चलेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। तब तक प्रोटेस्ट चलेगा जब तक इन छात्रों की मांगें पूरी नहीं हो जाती। फिलहाल जेएनयू के बाहर ये छात्र इसी तरह यहाँ मौजूद हैं। अब देखना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन छात्रों की बात कब मानता है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कर्नाटक के मुस्लिम लीडरों ने खैर मकदम किया है। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने कहा कि इस मामले को मजीद तूल देना मुनासिब नहीं। कांग्रेस के एमएलए एनए हारिस और कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने भी अदालत के फैसले को मानने और नजरसानी अर्जी न डालने की मुस्लिम फरीक़ैन से दरख्वास्त की है। अब जबकि ये फैसला आ चुका है और ये फैसले को हम मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारा वादा है कि हम फैसले को मानेंगे। इस मसालियत की जब सवाल आई तो हमने उसको ठुकरा कर हम जो भी अदालत का फैसला है उसको हम हमारे मंजूर हैं करके हम मान लिए गए। तो इसलिए हमको ये मानना चाहिए। अभी हम लोग एक अच्छे नागरिक बनकर ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन को मानना है, बट ये जो भी फैसला हुआ वो हमारे लिए सेटिस्फैक्शन है करके नहीं बोल सकते। लेकिन इस देश को, इस मुल्क को आगे लेकर जाने के वास्ते मुसलमान एक सैक्रिफाइस करना है। पूरे 28 साल बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद में सारे हिंदुस्तान में अमन नहीं रहा, शांति नहीं रही, और हम इसके बाद फिर आने वाले जनरेशन को अमन से महरूम नहीं कर सकते। फैसला हो गया तो इसको मानना पड़ेगा।
आगे बढ़ेंगे। हालिया बर्फबारी की वजह से हॉर्टिकल्चर सनत को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। गांधरबल जिले में सेब के बागात तबाह हो गए हैं। कई दरख्तों की शाखें टूट गई हैं और चंद दरख्तों जड़ से उखड़ गए हैं। 40 बरस कदीम दरख्त भी बर्फबारी की जद में आ गए हैं। हालांकि जिले भर में तबाही हुई है, लेकिन वाकूरा और लार इलाके शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। मेवा काश्तकार बेहद फिक्रमंद हैं। काश्तकारों का कहना है कि इन्होंने बैंकों से कर्जे लिए थे और अब इसकी अदायगी कहां से करेंगे। अभी दरख्तों से सेब उतारना भी बाकी था। बड़े पैमाने पर सेब भी बर्फ के नीचे दब गए हैं और दरख्त गिर गए हैं। यहाँ ये तज़किरा जरूरी है कि गुज़िश्ता साल भी सेब के काश्तकारों को खसारा हुआ था और इस मरतबा इन्हें मजीद नुकसान हो गया है। मेवा काश्तकारों ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल मुआवजा देने का जो वादा किया था आज तक उसे पूरा नहीं किया। काश्तकारों ने हुकूमत से अपील की नुकसानात का तखमीना लगाते हुए इन्हें भरपूर मुआवजा फराहम किया जाए। बर्फबारी की वजह से ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। अब जो रही सही कसर लास्ट ईयर रह गई तो वो इस साल इस बेवक्त बर्फबारी ने पूरी कर दी। इस साल हमारे जो किसान हैं उन्होंने बैंकों से लोन लिया है, बैंकों से कर्जा लिया है, दूसरे माली इदारों से कर्जा लिया है। क्रॉप भी अभी बागों में ही पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दोनों क्रॉप का भी नुकसान हो गया है और दरख्तों का भी नुकसान गया है। लास्ट ईयर भी हमारे सरकार ने दावा किया था कि किसानों को मुआवजा दिया जाए, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर दिया गया है। बहुत नुकसान हो गया। आप देख रहे हैं सर, यहाँ दरख्त निकल गए हैं ज़मीन से सर, पेड़ टूट चुके हैं। अभी तक कोई हॉर्टिकल्चर का कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम यहाँ नहीं आया है सर। तो यहाँ सेब अभी ऐसे ही हैं, ढेर लगे हुए थे सर। तो पेटियों को भी बहुत नुकसान हुआ है सर। कर्जा उठाया था, बैंकों से लोन लिया हुआ था, तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए सर। आज उसकी मुआवजा बन सुना बना मुआवजा मुआवजा कहीं फी वरी गई ऑलरेडी मार्केट डाउन अपर गिराम फिलहाल यपर गिराम यपर बे शीन ऑलरेडी गिरे आन वो फिलहाल। आज बिहार को नया चीफ जस्टिस मिला है। पटना में जस्टिस संजय कारोल ने ओहदे का हलफ लिया। पटना के राजभवन में हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पी चौहान ने जस्टिस संजय कारोल को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। और अब बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद के यौम पैदाइश की। दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आजाद को खराज क़िदत पेश किया गया। इसाले सवाब के लिए दुआओं का भी एहतमाम किया गया। शाहनवाज हुसैन समेत कई अहम शख्सियात ने मौलाना आजाद की कब्र पर गुलहाय क़िदत पेश किए। दिल्ली के परेड ग्राउंड में जामा मस्जिद और लाल किले के दरमियान मौलाना अबुल कलाम आजाद की कब्र है। वहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद का कोलकाता से बहुत गहरा रिश्ता था। अल हिलाल और अल बलाग जैसे मायानाज जरीदे को कोलकाता से ही शाया किया गया। कोलकाता आजाद म्यूजियम है। कोलकाता में ही हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज ने आजाद म्यूजियम का जायजा लिया और वहां के मुंतजमीन से बातचीत की। कोलकाता से मौलाना अबुल कलाम आजाद का काफी गहरा ताल्लुक रहा है। यहीं से उन्होंने अपनी सियासी समाजी तहरीकों का आगाज किया। यहीं से उन्होंने अपना अखबार अल हिलाल और अल बलाग निकाला और यही वो मकान है जहां हम खड़े हैं। यही वो मकान है जहां बैठकर मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी सियासी और समाजी मीटिंगें मुनाकिद करते थे। आज इस मकान को म्यूजियम का नाम दिया गया है। इस मकान में रिसर्च का काम होता है और मौलाना से जुड़ी, मौलाना आजाद से जुड़ी तमाम चीजें इस मकान में रखी गई है। इस मकान को देखने के लिए, इस म्यूजियम को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। आइए हम यहाँ इस म्यूजियम के मुंतजमीन के साथ साथ समाजी तंजीमों से जुड़े लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये म्यूजियम आज किस हाल में है और इसे और किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले तो आपका अपने प्रोग्राम में हम खैर मकदम करेंगे। ये म्यूजियम किस तरह से आप लोग इस म्यूजियम को चला रहे हैं? ये म्यूजियम एक्चुअली जो है वो रिसर्च के लिए रिसर्च ओरिएंटेड है। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखा गया है और बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी हैं जब जो इंडिपेंडेंस के टाइम के हैं। तो रिसर्च भारत रत्न जो उनको मिला था वो भी यहाँ पे है। हाँ, वो भी यहाँ पे है, लेकिन जो डिस्प्ले है वो रेप्लिका है, ओरिजिनल बैंक में रखा हुआ है वो सिक्योरिटी के लिए। मैं ये कहता हूँ कि जो रिसर्च स्कॉलर है सोशल साइंस
के ऊपर और मौलाना आज़ाद जी के ऊपर, वो सब यहाँ आके काम करते हैं। बहुत सारे फेलो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे यही काम होता है, रिसर्च होता है। मैं सबको इनविटेशन दूंगा, सबको बताऊंगा। रिसर्च होता है, मौलाना आज़ाद पर रिसर्च होता है, कई तरह की किताबें भी आ चुकी है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में और किस तरह से आप लोग काम कर पाएंगे और इसका क्या फ़ायदा सोसाइटी को मिलेगा? सोसाइटी को तो बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि वो जैसे हम जानते हैं कि वो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे और बहुत कुछ उन्होंने तब किया था जिसका फल अभी भी हम लोगों को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने जो काम किया है, उनके ऊपर जो रिसर्च चल रहा है, अगर वो हम ठीक से करें तो एजुकेशन के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। एजुकेशन के लिए उनका जो व्यू था, व्यू अगर हम लोग मान के चले तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। उन्होंने यूनिटी का जो नारा लगाया था, आज के टाइम पे ज़रूरत है, और क्या इस मौजू पर इस पॉइंट पर जो है वो आज लोगों को एक साथ होने की ज़रूरत है? देखिए, ये तो सब एक साथ मिलके काम करने से अच्छा होता, सभी अच्छा ही होगा। सब मिलके काम करेंगे तो ये तो कहा ही जाता है कि अगर हम मिलके काम करेंगे सब एक अच्छा होगा। तो मौलाना आज़ाद ने जो यूनिटी का नारा दिया था वो काफ़ी है। हाँ, वो आज का दिन हम नेशनल एजुकेशन डे तरह के मनाते हैं और वही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से। हमारे साथ एक और भी लोग हैं जो समाजी तंजीमों से जुड़े हैं, तालीम से जुड़े हैं। इस म्यूज़ियम में आते हैं, कैसा लगता है और एक इंस्पिरेशन मिलता है? इस म्यूज़ियम में आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जगह है जहाँ पे मौलाना आज़ाद ने काफ़ी सारा वक्त गुजारा। उनकी बहुत सारी अहम चीज़ें यहाँ रखी हैं और आज हम अपने बच्चों को भी यहाँ लेकर आए थे। यहाँ आने से तालीम की अहमियत का अंदाज़ा होता है। मुल्क को जो ज़रूरत है कदावर नेशनल लीडर्स की, उसका एहसास होता है कि मौलाना आज़ाद जैसे लीडर आज के दौर में और ज़्यादा ज़रूरी हैं। और साथ ही साथ मुल्क की एकता और यूनिटी के लिए मौलाना आज़ाद का जो स्टैंड रहा है, ज़रूरत महसूस होता है कि हम लोग इस मैसेज को अवामी तौर पे और फैलाएं, ताकि इस देश में मोहब्बत, अमन, एकता आम हो जाए। आज यहाँ आप आए, क्या देखा और क्या होने की ज़रूरत है? यहाँ आए तो मौलाना आज़ाद से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें, उनके इस्तेमाल की चीज़ें, उनकी किताबें, उनके कपड़े, उनके घरेलू सामान दिखे और इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स भी दिखे। और जैसे हमें बताया गया कि उनके बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो अब तक अनपब्लिश्ड हैं वो भी यहाँ रखे हैं। और कुछ लोग भी आते रहे यहाँ पे, सवेर से प्रोग्राम भी रहा, बच्चे भी आए। तो महसूस होता है कि और ज़्यादा मौलाना आज़ाद पर आज के दौर में इस मुल्क में काम करने की ज़रूरत है, जिससे ये मुल्क जो है साइंसी तौर पे, इल्मी तौर पर, सियासी तौर पे और साथ ही साथ समाजी तौर पर एक साथ मिलकर शायद बहुत दूर तक जा सकता है। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मौलाना आज़ाद एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमेशा एक नई राह दिखाई है, नई रोशनी दिखाई है। उनकी तहरीकों ने, उनकी तहरीरों ने हमेशा हिंदुस्तानियों को हौसला दिया है। आज ज़रूरत है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पैगामात को, उनकी तहरीरों को, उनकी तकरीरों को आम करने की, ताकि नई नस्ल उनके काज को, उनके मकसद को लेकर आगे बढ़ सके। कैमरामैन मानुष रंजन घोषाल के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। अजीम मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का रांची से भी गहरा रिश्ता रहा है। मौलाना आज़ाद ने रांची में तकरीबन 4 साल नज़रबंदी के दौरान गुजारे। इस दरमियान मौलाना आज़ाद ने माशरे की तालीम और माशी तरक्की के लिए मदरसा इस्लामिया और अंजुमन इस्लामिया का क़याम किया। इसके साथ ही लोगों में कौमी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने का काम किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के मकसद से अंजुमन इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम हर साल तालीमी और खैर सगाली तक़रीब का इनेकाद किया जाता है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मौलाना हिंदू मुस्लिम भाईचारे के सबसे बड़े अलमबरदार थे। उनके कारनामों को और मुल्क के तय उनकी खदमात को आम करने की ज़रूरत। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने उनसे बातचीत की। मुल्क के पहले वज़ीर तालीम यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आज पूरा मुल्क ख़राज अक़ीदत पेश कर रहा है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान में भी प्रोग्राम हुआ। कौमी कौंसिल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप प्रोग्राम हुआ, हुकूमत का ईमा कितना शामिल है इसमें? ये जो प्रोग्राम हुआ है वो हुकूमत के ईमा पे ही हुआ है। हमारे ऑफिस में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की तरफ से एक ख़त आया था जिसमें
मुझे हुक्म दिया गया था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश को हम एजुकेशन डे के तौर पे मनाएं। तो उस ख़त के आने के बाद हमने ये प्रोग्राम मुनक्कद किया था आज। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आज हिंदुस्तान जिस माहौल हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का सूरत हाल है, इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मौलाना आज़ाद की अहमियत को, उनकी इल्मियत को इज़्ज़त की नज़र से देखी जा रही है। मौलाना आज़ाद सिर्फ़ एक सियासतदान ही नहीं थे, मौलाना आज़ाद बहुत बड़े स्कॉलर थे। वो बहुत बड़े मौलाना आज़ाद को कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे के वो नकीब थे, उसके अलमबरदार थे। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मौलाना आज़ाद का। मौलाना आज़ाद एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने कभी नहीं चाहा कि पाकिस्तान बने। वो हमेशा हिंदुस्तान को मुत्तहिद करना चाहते थे। उन्होंने पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों को अपनी तरफ से रोकने की पूरी कोशिश की। वो ये चाहते थे कि मुसलमान नहीं जाएं, यही उनकी सरज़मीन है, यहीं के वो रहने वाले हैं। तो वो अपनी सरज़मीन से वो मोहब्बत करें। और जंग आज़ादी में भी उनका यही ख्याल था कि मुसलमान इसे सिर्फ़ हुब्बुल वतनी के तौर पे जंग आज़ादी में शामिल नहीं हों, बल्कि वो ये चाहते थे कि मुसलमान जंग आज़ादी में शामिल होने के लिए इसे वो अपना मजहबी फ़रीज़ा समझें और मजहबी फ़रीज़ा समझ करके वो जंग आज़ादी में हिस्सा ले। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सर, ये इतने अहम शख्स हिंदू मुस्लिम भाईचारे के अलमबरदार, फिर भी इतनी देर क्यों हो गई कौमी कौंसिल में या फिर दूसरी जगहों पर उनको याद करने में इतनी देर क्यों कर दी गई? इनफैक्ट हम अभी जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार को ये महसूस हुआ है कि उनकी शख्सियत ऐसी है कि उनको बार बार याद किया जाए, इसलिए उनको पूरे हिंदुस्तान में याद किया जा रहा है। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि पिछली सरकारों ने मौलाना आज़ाद को जिस तरह से याद करना चाहिए, जिस तरह से उनके कंट्रीब्यूशन को आवाम के सामने पेश करना चाहिए, उस तरह से उन्हें पेश नहीं किया गया। जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इस हिंदुस्तान की तामीर में बहुत बड़ा रोल रहा है। आइंदा भी इनके ऊपर इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। शुक्रिया। और उनके कारनामे। तो ये थे कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर, जो कह रहे थे कि आगे मौलाना आज़ाद पर प्रोग्राम कौमी कौंसिल करेगी। कैमरामैन वैभव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हांगकांग में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। आज जिला साइवान हो से फेसबुक के जरिए एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें हांगकांग पुलिस एहतजाजियों पर सीधे फायरिंग कर रही थी। फेसबुक लाइव के जरिए वीडियो में ये देखा गया कि एक पुलिस अफसर ने एक मास्क पहने हुए शख्स को पकड़ लिया और हथियार के निशाने पर उसका सर रख दिया। एक और एहतजाजी उसकी मदद करने के लिए आगे आता है, मगर पुलिस अफसर ने उस एहतजाजी के सीने पर फायर किया, जिसके बाद यह एहतजाजी जमीन पर गिर गया। गोली लगने के बाद एहतजाजी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि वहां जबरदस्त धक्का मुक्की हुई और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने कई राउंड्स गोलियां चलाई। आपको वीडियो के जरिए ये मंजर दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस एहतजाजियों के खिलाफ ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।